हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफ्शा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL पर। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने अपनी अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी होगी। जैसे कि आप सभी को पता है सेमेस्टर 4 के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो सेमेस्टर 4 की जो पॉलिटिकल साइंस है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं हम उन्हें कवर कर रहे हैं। और हमारी जो पॉलिटिकल का नाम है इसका नाम है तुलनात्मक सरकार और राजनीति, और इंग्लिश में इसका नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इस पूरी बुक के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारी यूनिट 1 ऑलरेडी कवर हो चुकी है और हमारी यूनिट 2 चल रही है। यूनिट 2 का भी जो हमारा पार्ट ए है हम उसे कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हमारा पार्ट बी स्टार्ट होने वाला है। चलिए फिर बिना देरी के आज हम पार्ट बी को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं हमारी यूनिट 2 का पार्ट बी है, जिसका नाम है राजनीतिक व्यवस्था का वर्गीकरण, और इसका नाम है आपका संघीय और एकात्मक। यानी हम इसमें संघीय और एकात्मक व्यवस्था के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं संघीय व्यवस्था से और एकात्मक व्यवस्था से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हम सभी को उनको कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका बनेगा, एकात्मक प्रणाली का परीक्षण कीजिए, विस्तृत व्याख्या कीजिए कि यूके में एकात्मक प्रणाली कैसे काम करती है। यानी आपको इसमें एकात्मक प्रणाली के बारे में बताना है और यूके में एकात्मक प्रणाली किस तरह से कार्य करती है इस बारे में भी बताना है। चलिए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें जो हमारा इसकी जो शुरुआत होगी वो इस तरह से आप कर सकते हैं, एकात्मक प्रणाली यूके में एकात्मक प्रणाली की विस्तृत व्याख्या। चलिए देखते हैं एकात्मक प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें संपूर्ण सत्ता एक ही केंद्रीकरण सरकार में निहित होती है। इस प्रणाली में स्थानीय या प्रांतीय सरकारों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, और यदि होता है तो उनकी शक्तियों और अधिकार केंद्र सरकार द्वारा निर्मित होते हैं। आइए इस प्रणाली की विशेषताओं और यूके के यानी यूनाइटेड किंगडम के इसके परिणाम स्वरूप विस्तार से चर्चा करें। यानी देखिए, जो एकात्मक प्रणाली होती है उसमें जो सत्ता होती है या फिर ये कहें जो शक्ति होती है वो सिर्फ केंद्र के हाथों में होती है, केंद्र के पास होती है और किसी के पास नहीं होती। और अगर केंद्र के अलावा कोई सरकार भी होती है तो उसके पास भी कोई शक्ति नहीं होती, और होती भी है तो थोड़ी बहुत होती है। अब हम यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के आधार पर इसका विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे एकात्मक प्रणाली की विशेषताएं। पहली आप विशेषता लिख सकते हैं, केंद्रीकृत सत्ता। एकात्मक प्रणाली में सत्ता का केंद्रीकृत होता है, केंद्र सरकार सभी महत्व निर्णय लेती है और स्थानीय सरकार केंद्र सरकार के अधीन होती है। यानी सारी चीजें केंद्र के पास में होती हैं। ठीक है, एक दूसरी आप इसमें लिख सकते हैं, एक ही संवैधानिक इकाई। इस प्रणाली में केवल एक संवैधानिक इकाई होती है, यानी केंद्र सरकार। क्षेत्रीय सरकार या तो अस्तित्व में नहीं होती या अगर होती भी हैं तो उनकी शक्तियां और अधिक सीमित होती हैं। यानी या तो कोई होती ही नहीं है केंद्र के अलावा सरकार, अगर होती भी है तो उसकी जो शक्तियां होती हैं वो बहुत कम होती हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, कानून का एकीकृत ढांचा। एकात्मक प्रणाली में पूरे देश में एक ही प्रकार का कानून लागू होता है। स्थानीय या प्रांतीय स्तर पर विभिन्न कानून नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, अधिकारों का वितरण। केंद्रीय सरकार क्षेत्रीय और स्थानीय सरकारों को अधिकार और शक्तियां प्रदान कर सकती है, लेकिन यह पूरी तरह से केंद्र सरकार की इच्छा अनुसार होता है। यानी जो केंद्रीय सरकार होती है वो स्थानीय जो सरकार होती है उसे अधिकार दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। ये पूरा ही जो डिपेंड होता है ये केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे यूके में एकात्मक प्रणाली के किस तरह से यूके में एकात्मक प्रणाली कार्य करती है। यूनाइटेड किंगडम में एकात्मक प्रणाली का पालन किया जाता है, लेकिन यह प्रणाली समय के साथ बदलती और विकसित होती रही है। यूके में एकात्मक प्रणाली की कार्यप्रणाली को समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। यानी देखिए, यूनाइटेड किंगडम में जो है ये एकात्मक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये समय के साथ साथ बदलती और विकसित होती रहती है। अब इसके हम डिटेल में देख लेते हैं जो यूके की एकात्मक प्रणाली है। पहला आप पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, केंद्रीय सरकार का प्रभुत्व। यूके में सत्ता का अधिकांश हिस्सा संसद के हाथों में है जो वेस्टमिंस्टर में स्थित है। ब्रिटेन संसद देश में सभी कानून, राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों में सर्वोच्च है। संसद को किसी भी कानून को बनाने, संशोधित करने और निरस्त करने का अधिकार है। इसके अलावा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को
अदालतों द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी यहाँ पर जो संसद होती है वो ही सर्वोच्च होती है, उसके द्वारा कोई भी कानून बना दिया जाए उसे कहीं पर भी यानी किसी भी अदालत या न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं स्थानीय प्रशासन। हालांकि यूके में एकात्मक राज्य है, फिर भी इसमें स्थानीय प्रशासनिक इकाई है जिन्हें स्थानीय सरकार कहा जाता है। ये स्थानीय सरकार विभिन्न नगरपालिकाओं, काउंटियों और जिलों के स्तर पर काम करती हैं। स्थानीय सरकारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और पुलिस जैसे कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में अधिकार दिए गए हैं। हालांकि ये अधिकार सीमित हैं और केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं। यानी देखिए यहाँ पर स्थानीय सरकार जैसी चीज़ें हैं यूके में, लेकिन और ये जो स्थानीय सरकार हैं ये शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और जो हमारी पुलिस वगैरह है इनसे संबंधित कानून बनाती हैं। लेकिन फिर भी यहाँ के जो कानून है या फिर ये कहें इनकी जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र के हाथों में ही नियंत्रित होती हैं। केंद्र जब चाहे उन्हें छीन सकता है और जब चाहे उन्हें खत्म कर सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे विकेंद्रीकरण। यूके में एकात्मक प्रणाली में कुछ विकेंद्रीकरण के तत्व भी हैं, खासकर स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में। इन क्षेत्रों में अलग अलग समय पर विकेंद्रीकृत अधिकार दिए गए हैं, जिसमें से कुछ खास मामलों में स्वायत्तता से काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर एकात्मक प्रणाली है, लेकिन कहीं कहीं यानी कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां विकेंद्रीकरण को अपनाया गया है। जैसे कि आप इसमें लिख सकते हैं स्कॉटलैंड और वेल्स और उत्तरी आयरलैंड, यहाँ पर विकेंद्रीकृत को अपनाया, यानी कुछ मामलों में इन्हें अधिकार दिए गए हैं। जैसे कि पहला स्कॉटलैंड में देख लेते हैं। स्कॉटलैंड को 1998 में एक अलग संसद दी गई जिसे स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय जैसे मामलों में कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, और वेल्स में देख लेते हैं। वेल्स को वो भी 1998 में एक असेंबली दी गई जो अब वेल्स की संसद बन चुकी है। इसे भी कुछ विशिष्ट मामलों में कानून बनाने का अधिकार है। अब हम देख लेते हैं उत्तरी आयरलैंड में। उत्तरी आयरलैंड की असेंबली को भी 1998 में स्थापित किया गया, जिसे कुछ विशेष क्षेत्रों में स्वायत्तता दी गई है। यानी तीनों को ही कुछ विशेष क्षेत्रों में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है 1998 के बाद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लिख सकते हैं संसद की सर्वोच्चता। यूके की एकात्मक प्रणाली में ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है। विकेंद्रीकरण के बावजूद संसद को किसी भी समय इन क्षेत्रों के विकेंद्रीकरण अधिकारों को रद्द करने या बदलने का अधिकार है। विकेंद्रीकरण के बावजूद संसद की सर्वोच्चता बनी रहती है, यानी विकेंद्रीकरण होने के बाद भी सारी चीज़ें संसद के हाथ में ही है। वो जब चाहे इनके अधिकारों को रद्द कर सकती है या कम कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं कानून और प्रशासनिक ढांचा। में कानूनी और प्रशासनिक ढांचा केंद्रीकृत है। ब्रिटिश न्याय प्रणाली पूरे देश में एक समान लागू होती है। उच्चतम न्यायालय ब्रिटेन का सर्वोच्च न्यायिक संस्थान है और इसके निर्णय पूरे यूके में लागू होते हैं। प्रशासनिक कार्य भी केंद्र सरकार द्वारा निर्मित होते हैं और स्थानीय सरकारों को दिए गए अधिकार भी केंद्र सरकार की नीतियों और दिशा निर्देश के अनुसार होते हैं। यानी यहाँ पर सारी चीज़ें ही जो होती हैं वो ब्रिटेन की जो संसद है उसके अनुसार ही होती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे यूके में एकात्मक प्रणाली के लाभ, यानी इसके जो लाभ होते हैं उनको देख लेते हैं। फर्स्ट आप इसका लाभ लिख सकते हैं सत्ता का केंद्रीकरण। सत्ता का केंद्रीकरण होने से नीतियों का एक समान और प्रभावी क्रियान्वयन होता है। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज और संगठित हो जाती है। यानी सत्ता का जब केंद्रीकृत होता है, यानी सत्ता एक ही के हाथों में होती है, तो वो निर्णय लेने में तेजी हो जाती है, क्योंकि किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। जो भी निर्णय लेना है वो स्वयं ही ले लिया जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं नियंत्रण और निगरानी। केंद्र सरकार को संपूर्ण देश पर नियंत्रण और निगरानी बनाने रखने में आसानी होती है, जिससे किसी भी क्षेत्र में होने वाली समस्याओं का तेजी से समाधान हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं संसाधनों का समान वितरण। एकात्मक प्रणाली में संसाधनों का वितरण समान रूप से किया जा सकता है, जिससे ये सभी क्षेत्रों को विकास का अवसर मिल सके। यानी जो संसाधन होते हैं उनका समान वितरण किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूके में एकात्मक प्रणाली की चुनौतियां। अब हम यूके में जो एकात्मक प्रणाली है उसकी चुनौतियों को देखने वाले हैं। पहला आप इसमें लिख सकते हैं स्थानीय जरूरतों की उपेक्षा। केंद्रीकृत सत्ता में स्थानीय जरूरतों और समस्याओं की उपेक्षा हो सकती है। केंद्रीय सरकार हर क्षेत्र में विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने और उन्हें पूरा करने में असमर्थ होती है। यानी जो केंद्रीय सरकार होती है वो हर क्षेत्र की चीज़ों को समझने में और उन्हें
सॉल्व करने में असमर्थ हमें होती हुई दिखाई देती है। ये इसकी चुनौती है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सत्ता का दुरुपयोग। सत्ता का केंद्रीकरण होने से सत्ता के दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाता है। केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकती है और जनहित को नजरअंदाज कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं विकेंद्रीकरण की मांग। विभिन्न क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण की मांग बढ़ सकती है, जिससे एकात्मक प्रणाली को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में विकेंद्रीकरण के उदाहरण इस दिशा में एक कदम है। और जो यहाँ एकात्मक प्रणाली है उसको खत्म होता हुआ हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं, क्योंकि अब ये लोग विकेंद्रीकरण की ओर जा रहे हैं, जैसे कि स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में हम विकेंद्रीकरण के उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। क्या आप इसका निष्कर्ष कैसे लिख सकते हैं? यूके में एकात्मक प्रणाली का संचालन केंद्रीकृत सत्ता के माध्यम से होता है। यहाँ संसद सर्वोच्च है। हालांकि विकेंद्रीकरण में कुछ तत्व भी शामिल होते हैं जो स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड को कुछ स्वायत्तता प्रदान करते हैं। एकात्मक प्रणाली के कई लाभ होते हैं, जैसे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, संसाधनों का समान वितरण और प्रभावी निर्णय लेना। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे स्थानीय ज़रूरतों की उपेक्षा और सत्ता की दुरुपयोग का खतरा। यूके में एकात्मक प्रणाली का सफल संचालन इस बात पर निर्भर करता है कि कैसे केंद्र सरकार और विकेंद्रीकृत स्थान मिलकर काम करती हैं और जनहित को स्वप्रेरित मानती हैं। यानी आप इसके निष्कर्ष में ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं जो कि हमने ऊपर ही पूरे क्वेश्चन में देखा कि तो इस तरह से हमें पता चलता है कि किस तरह से जो एकात्मक प्रणाली है वो विकेंद्रीकरण प्रणाली से बेहतर होती हुई जा रही है, और एकात्मक प्रणाली अब विकेंद्रीकरण और जो एकात्मक प्रणाली का स्थान है वो विकेंद्रीकरण की प्रणाली लेती हुई दिखाई देती है। ठीक है, आप इसके लाभ और हानि दोनों ही लिख सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चण आप लिख सकते हैं संघीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? सत्ता के क्षेत्रीय विभाजन के संदर्भ में संघ के महत्व की परीक्षण कीजिए। यानी हमें संघीय व्यवस्था के बारे में बताना है और इसमें क्षेत्रीय विभाजन के स्तर पर, जो सत्ता का क्षेत्रीय विभाजन होता है उसके स्तर पर हमें संघीय का महत्व बताना है। चलिए देख लेते हैं संघीय व्यवस्था क्षेत्रीय विभाजन के संदर्भ में संघ के महत्व पर परीक्षण। इसको देख लेते हैं संघीय व्यवस्था क्या है। पहले हम देखेंगे संघीय व्यवस्था होती क्या है, यानी आप इसके इंट्रो में ऐसे लिख सकते हैं। संघीय व्यवस्था एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता का वितरण दो या दो से अधिक स्तरों के बीच किया जाता है, आमतौर पर केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार के बीच। इस प्रणाली में प्रत्येक सत्ता की सरकार को स्वायत्तता प्राप्त होती है और वह अपनी अपनी क्षेत्रीय जिम्मेदारियों को स्वतंत्र रूप से निभाते हैं। संघीय व्यवस्था का उद्देश्य शक्ति के विकेंद्रीकरण के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं और हितों को संतुलित करना होता है। यानी जो संघीय व्यवस्था होती है वो मुख्यतः दो या दो से अधिक स्तरों पर विभाजित होती है। मेनली दो पर होती है, जैसे कि हमारी केंद्रीय और राज्य सरकार हो गई। ठीक है, इस तरह से हम संघीय व्यवस्था को देख सकते हैं। अब इसकी देखेंगे संघीय व्यवस्था की कुछ विशेषताएं कि संघीय व्यवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं। पहली आप लिख सकते हैं सत्ता का विभाजन। संघीय व्यवस्था में सत्ता का वितरण विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच स्पष्ट रूप से किया जाता है। यह विभाजन संविधान द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं स्वायत्तता। प्रत्येक स्तर की सरकार को अपने क्षेत्रीय मामलों में स्वायत्तता प्राप्त होती है। केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं संवैधानिक सुरक्षा। संघीय व्यवस्था में सत्ता के विभाजन को संविधान द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी भी स्तर की सरकार अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर ना जाए। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में हम चलते हैं आगे आप लिख सकते हैं द्विस्तरीय शासन। द्विस्तरीय शासन को देख लेते हैं। संघीय व्यवस्था में आमतौर पर दो स्तरीय की सरकार होती है, केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय या राज्य सरकार, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था। ठीक है, दोनों स्तरों की सरकार अपने अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्रों के कानून बनाने और उन्हें लागू करने के लिए स्वतंत्र होती हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं न्यायिक समीक्षा। संघीय व्यवस्था में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी स्तरों की सरकारें संविधान के अनुरूप कार्य करें। यानी जितनी भी सरकारें होती हैं वो संविधान के साथ है और संविधान के अनुरूप कार्य करनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे क्षेत्रीय विभाजन के स्तर पर संघीय व्यवस्था का महत्व। यानी जो हमारा क्षेत्रीय विभाजन होता है उसके स्तर पर जो संघीय व्यवस्था है उसका क्या महत्व है। पहला आप लिख सकते हैं विविधता का सम्मान।
संघीय व्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक और सामाजिक विविधताओं का सम्मान करती है। यह विभिन्न क्षेत्रों को अपनी विशिष्ट पहचान और हितों को संरक्षित करने का अवसर देती है। उदाहरण के लिए भारत में विभिन्न राज्यों को अपनी अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने की स्वतंत्रता है। यानी ये जो है, ये सभी क्षेत्रों को अपनी अपनी जो भाषा है, संस्कृति है, धार्मिक चीज़ें हैं, सामाजिक चीज़ें हैं, उनको वो स्वतंत्र रखने और उन्हें बढ़ाने और संरक्षित करने का अधिकार देती है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता के विकेंद्रीकरण से सरकार की कार्य क्षमता और उत्तरदायित्व बढ़ता है। क्षेत्रीय सरकारें स्थानीय समस्याओं को वो अधिक प्रभावी ढंग से समझ सकती हैं और उन्हें समाधान के लिए त्वरित कदम उठा सकती हैं, जिससे सरकार की कार्यप्रणाली में सुधार होता है और जनता को बेहतर सेवा मिलती है। यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण होने की वजह से जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो सामने आती हैं और सरकार अपना 100% देने का पूरा प्रयास करती है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं जन सहभागिता। संघीय व्यवस्था जनता की सहभागिता को बढ़ावा देती है। क्षेत्रीय सरकारों के माध्यम से जनता अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं को सीधे सरकार तक पहुंचा सकती है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है और जनता का सरकारों पर विश्वास बढ़ जाता है। यानी जनता जो है, इसकी वजह से जो अपनी परेशानी होती है वो, इससे क्या होता है, अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो अपनी स्थानीय जो लोकल जो हमारी सरकार होती है वहाँ बताते हैं और वो चीज़, उस मुद्दे को बड़ी सरकार यानी केंद्र सरकार के पास लेकर जाते हैं और उन्हें सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सत्ता का संतुलन। संघीय व्यवस्था शक्ति के केंद्रीकरण को रोकती है, विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच शक्ति का संतुलन बनाए रखती है। इससे किसी भी एक सरकार के अत्यधिक शक्तिशाली होने का खतरा कम हो जाता है और तनावशाली प्रवृत्तियों पर अंकुश लगता है। यानी ये जो है, ये किसी भी एक सरकार या एक व्यक्ति का शक्तिशाली होने से रोकती है ताकि जो निरंकुशता है वो ना बने। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं विकास और नवाचार। संघीय व्यवस्था में विभिन्न राज्य या क्षेत्र का अपनी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने की स्वतंत्रता होती है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और विकास को बढ़ावा मिलता है। विभिन्न राज्य अपनी ज़रूरतों और प्राथमिकता के अनुसार विकास योजना बना सकते हैं और उन्हें लागू कर सकते हैं। यानी सभी राज्यों और सभी के पास इतना अधिकार होता है कि वो अपनी नीतियों को खुद स्वयं बना सकें और उन्हें लागू कर सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे संघीय व्यवस्था के उदाहरण, भारत और अमेरिका। पहले हम भारत को देख लेते हैं। भारत एक संघीय गणराज्य है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का वितरण स्पष्ट रूप से किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार विषय को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सरकार केंद्रीय सूची के विषयों पर कानून बनाती है। राज्य सरकार राज्य सूची के विषयों पर और समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। इसके अलावा राज्य को भी स्वायत्तता प्राप्त है और वह अपने क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार नीति और कार्यक्रम बना सकता है। यानी हमारे भारत में जो विषय हैं उनको 3 सूचियों में बांटा गया है। ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और हमारी समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची पे जो कार्य करेगा वो केंद्र करेगा, समवर्ती सूची और राज्य सूची पे जो कार्य करेगा वो राज्य करेगा और समवर्ती सूची पे दोनों मिलकर ही कार्य करते हैं। ठीक है, अब हम अमेरिका के उदाहरण देख लेते हैं। अमेरिका के उदाहरण में आप लिख सकते हैं अमेरिका भी एक संघीय गणराज्य है जिसमें सत्ता का वितरण संघीय सरकार और राज्य के बीच किया गया है। अमेरिका संविधान के अनुसार संघीय सरकार और राज्य सरकारों के अधिकार और कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है। संघीय सरकार राष्ट्रीय रक्षा, विदेशी नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे मामलों में सत्ता रखती है, जबकि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस जैसे मामलों में स्वतंत्रता रखती है। इसके अलावा संघीय और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है। यानी यहाँ पर जो केंद्र होती है उसके पास जो उस मुद्दे होते हैं वो रक्षा, विदेश नीतियाँ और अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार वगैरह होते हैं वो होते हैं, और जो राज्य होता है उसके पास जो होते हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस ऐसे मामलों को रखा गया है। लेकिन दोनों के पास ही कानून बराबर होते हैं, कोई भी नियंत्रण कोई भी कानून बना सकते हैं। ठीक है, राज्य अपने लिए कोई भी कानून बना सकता है। संघीय व्यवस्था के अब हम लाभ देख लेते हैं कि संघीय व्यवस्था के क्या लाभ हैं। पहला लाभ आप लिख सकते हैं स्थानीय स्वायत्तता। संघीय व्यवस्था स्थानीय सरकारों को स्वायत्तता प्रदान करती है जिससे वह स्थानीय समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शक्ति का संतुलन।
संघीय व्यवस्था में शक्ति का संतुलन बनाए रखा जाता है, जिससे अत्यधिक केंद्रीकरण से बचा जा सकता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं विविधता का सम्मान। संघीय व्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक विविधताओं का सम्मान करती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सक्रिय लोकतंत्र। संघीय व्यवस्था में जनता की भागीदारी बढ़ती है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं विकास और नवाचार। संघीय व्यवस्था विभिन्न राज्यों को नवाचार और विकास के लिए प्रेरित करती है। और ये सारी ही विशेषता हमने ऊपर भी देखी हैं, तो आप आई होप आप इन्हें अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे संघीय व्यवस्था की चुनौतियां कि संघीय व्यवस्था की क्या क्या चुनौतियां होती हैं। पहली आप लिख सकते हैं संघ और राज्य के बीच संघर्ष। कभी कभी संघीय सरकार और राज्य सरकार के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष हो सकता है। यानी संघीय व्यवस्था में राज्य और सरकार के बीच में कभी कभी संघर्ष भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं विकास की असमानता। संघीय व्यवस्था में विभिन्न राज्यों का विकास दर असमान हो सकता है, यानी कोई राज्य आगे हो सकता है, कोई राज्य पीछे हो सकता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं प्रशासनिक जटिलता। संघीय व्यवस्था में कई स्तर की सरकारें होने से प्रशासनिक जटिलता बढ़ सकती है। यानी यहाँ हम प्रशासनिक जटिलता देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था होती है वो कई स्तरों में विभाजित होती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं कानूनी विवाद। संघीय व्यवस्था में विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्रों को लेकर कानूनी विवाद रहते हैं, यानी यहाँ हम कानूनी विवाद को भी देख सकते हैं। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। क्या आप इसका निष्कर्ष कैसे लिख सकते हैं? चलिए निष्कर्ष को देख लेते हैं। संघीय व्यवस्था सत्ता के क्षेत्रीय विभाजन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण शासन प्रणाली है। यह विविधता का सामना करती है और सत्ता का विकेंद्रीकरण करती है और जनता की भागीदारी को बढ़ावा देती है। हालांकि इसे कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि संघ और राज्य के बीच संघर्ष और प्रशासनिक जटिलता। इसके बावजूद संघीय व्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं और हितों को संतुलित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली है। भारत और अमेरिका जैसे देशों में यह व्यवस्था सफलतापूर्वक काम कर रही है और इसके अलावा लोकतंत्र को मजबूत बना रही है। यानी हम इसमें भारत और अमेरिका का भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्योंकि ये भारत और अमेरिका में दोनों में ही सफलतापूर्वक कार्य करती हुई हमें संघीय व्यवस्था दिखाई देती है, जो कि लोकतंत्र को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संघवाद क्या है? भारत में शक्ति व्यवस्था के विभाजन की व्याख्या कीजिए। यानी हमें संघवाद बताना है कि संघवाद क्या होता है और भारत में जो शक्ति व्यवस्था है उसका जो विभाजन है उसके बारे में चर्चा करनी है। चलिए देख लेते हैं संघवाद क्या होता है। पहले हम देखेंगे संघवाद की परिभाषा। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता का वितरण केंद्र सरकार और क्षेत्रीय या राज्य सरकार के बीच किया जाता है। यह प्रणाली दोहरे स्तर पर कार्य करती है, केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। संघवाद का उद्देश्य सत्ता के विकेंद्रीकरण के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं और हितों को संतुलित करना है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट विभाजन करना है। यानी जो संघवाद है ये केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार के बीच में कार्य करती है और इसका जो उद्देश्य है वो सत्ता के विकेंद्रीकरण के माध्यम से जो स्पष्टता है उसको लाना है। ठीक है, चलिए अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे संघवाद की विशेषताएं कि संघवाद की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। पहली आप लिख सकते हैं दोहरे स्तर की सरकार। संघीय व्यवस्था में दो स्तर की सरकारें होती हैं, एक केंद्रीय स्तर और दूसरी राज्य सरकारें। दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। सेकंड आप लिख सकते हैं सत्ता का संवैधानिक विभाजन। संघीय व्यवस्था में सत्ता का विभाजन संविधान द्वारा निर्धारित होता है। संविधान में केंद्र और राज्य के अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है, यानी इसे संविधान में अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं स्वायत्तता। संघीय व्यवस्था में केंद्रीय और राज्य सरकारों को अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्तता प्राप्त होती है। वह अपने अधिकार क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं, यानी अपने अपने क्षेत्रों में संघ भी और राज्य भी स्वयं निर्णय ले सकते हैं, स्वतंत्र होते हैं कोई भी निर्णय लेने के लिए। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं संविधान की सर्वोच्चता। संघीय व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च होता है। सभी स्तरों की सरकारों को संविधान का पालन करना अनिवार्य है, यानी राज्य सरकार हो या फिर केंद्रीय सरकार हो, दोनों को ही संविधान के अकॉर्डिंग कार्य करना आवश्यक होता है और संविधान का पालन करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं संविधान की कठोरता। संघीय व्यवस्था में संविधान को संशोधित करना कठिन होता है, इसके लिए विशेष प्रक्रिया और बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी देखिए संविधान को इजीली चेंज नहीं कर सकते। अगर
संघीय व्यवस्था में इजीली चेंज हो जाएगा, तो राज्य अपने अकॉर्डिंग चेंज करेगा, केंद्र अपने अकॉर्डिंग चेंज करेगा संविधान को। इसीलिए जो संविधान होता है वो कठोर होता है और उसका जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, इसलिए चेंज करना भी मुश्किल होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे भारत में संघवाद, यानी जो हमारा भारत है इसमें जो संघवाद व्यवस्था है या संघवाद है उसको देख लेते हैं। इसमें आप पहले लिख सकते हैं, भारत एक संघीय गणराज्य है जिसमें संघवाद की विशेषताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों और अधिकारों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। यानी भारत जो है वो एक संघीय व्यवस्था है, संघीय गणराज्य है और भारत में केंद्र और राज्य की जो शक्ति हैं उनका स्पष्ट रूप से बंटवारा किया गया है हमारे संविधान में। ठीक है, अब हम देखें शक्ति का संवैधानिक विभाजन की किस तरह से भारत में शक्ति का संवैधानिक विभाजन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार शक्ति को विभाजन 3 सूचियों में किया गया है। यानी हमारे देश में शक्ति का जो विभाजन है वो 3 सूचियों में किया गया है। पहली है हमारी संविधान की संघ सूची। संघ सूची में वह विषय शामिल हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे रक्षा, विदेश मामले, संचार, मुद्रा, बैंकिंग आदि शामिल है। यानी हमारी जो संघीय सूची है उसमें केवल केंद्र ही कानून बना सकता है। इसके अंतर्गत जो मुद्दे रखे गए हैं वो है रक्षा, विदेश मामले और संचार और जो हमारे मुद्रा, बैंकिंग, ये सारे मुद्दों को केंद्रीय सरकार यानी संघीय सूची में रखा गया है। नेक्स्ट है हमारी संविधान की राज्य सूची। राज्य सूची वह विषय शामिल हैं जिन पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, जिसमें पुलिस, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय शासन आदि शामिल है। यानी इसमें उन मुद्दों को रखा गया है जिसमें जो राज्य कानून बनाता है, और राज्य किन किन पर बना सकते हैं, पुलिस पर, लोक व्यवस्था पर और स्वास्थ्य पर, कृषि पर और स्थानीय जो शासन होता है उस पर। ठीक है, फिर है हमारा संविधान की संवर्ती सूची। जो हमारी संविधान की संवर्ती सूची है वो हमारी तीसरी सूची है। संवर्ती सूची में वह विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जिसमें शिक्षा, वन, आर्थिक और सामाजिक योजना, विवाद और तलाक आदि शामिल है। यदि किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बनाए हो और दोनों में विवाद हो तो केंद्र कानून मान्य होगा। यानी देखिए जो संवर्ती सूची है उसमें राज्य और जो केंद्र है दोनों ही मिलकर कानून बना सकते हैं, और इनके जो विषय हैं वो शिक्षा, वन और आर्थिक और सामाजिक योजना और जो हमारे विवाह हैं और जो तलाक है, ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन अगर दोनों को ही लेकर विवाद हो जाए, दोनों ही ये कहें कि नहीं हमारा जो कानून है वो सही है, हमारा जो कानून है वो सही है, तो जो केंद्र का कानून होगा वो मान्यता प्राप्त होगा, यानी उसे मान्यता दी जाएगी राज्य के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार कर्तव्य। अब हम दोनों के केंद्र के भी और राज्य सरकार के भी अधिकार कर्तव्य को देख लेते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार और कर्तव्य संविधान द्वारा परिभाषित किए गए हैं। आइए इन पर विचार करें। यानी जो केंद्रीय और राज्य सरकार है उसके जो अधिकार हैं और कर्तव्य हैं वो हमारे संविधान में लिखे गए हैं। अब उनको चर्चा कर लेते हैं। केंद्रीय सरकार के अधिकार और कर्तव्य, पहले हम देखेंगे केंद्रीय सरकार के जो अधिकार और कर्तव्य हैं। पहला आप लिख सकते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा। केंद्रीय सरकार का प्रमुख कर्तव्य देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिसके अंतर्गत सैन्य बलों का प्रबंधन और रक्षा के संबंध में नीतियां बनाना शामिल है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आप इसमें लिख सकते हैं विदेश नीति। केंद्रीय सरकार विदेश मामलों में देश का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अंतर्गत विदेश के मतावास, अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते शामिल हैं। नेक्स्ट इसमें आप लिख सकते हैं संचार और परिवहन। केंद्रीय सरकार का जिम्मा देश में संचार और परिवहन प्रणाली को सुव्यवस्थित करना है। इसके अंतर्गत रेल, हवाई परिवहन, डाक सेवा आदि शामिल हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं वित्तीय प्रबंधन। केंद्रीय सरकार का वित्तीय राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली का प्रबंधन करना है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय बजट, कराधान, मुद्रा और बैंकिंग शामिल है। ठीक है, अब हम देखेंगे राज्य सरकार के जो अधिकार और कर्तव्य हैं। अब हम राज्य के देखेंगे, पहले हमने केंद्र के देखे, अब हम राज्य के देखेंगे। राज्य के में आप लिख सकते हैं लोक व्यवस्था। राज्य सरकार को प्रमुख कर्तव्य अपने राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखना और इसके अंतर्गत पुलिस बल का प्रबंधन और लोक सुरक्षा शामिल है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा। राज्य सरकार का कर्तव्य अपने राज्य में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा प्रणाली का प्रबंधन करना है। इसके अंतर्गत अस्पताल, विद्यालय, उच्च शिक्षा संस्थान आदि शामिल हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं कृषि और सिंचाई। राज्य सरकार का जिम्मा अपने राज्य में कृषि और सिंचाई प्रणालियों को सुव्यवस्थित करना है, जिसके अंतर्गत कृषि नीतियां, सिंचाई परियोजना, किसान कल्याण योजना आदि शामिल हैं। ठीक है,
नेक्स्ट लिख सकते हैं आप स्थानीय शासन राज्य सरकार का कर्तव्य अपने राज्य में स्थानीय शासन प्रणाली को प्रबंधित करना है। इसके अंतर्गत नगरपालिका, पंचायत आदि शामिल हैं। ठीक है, आपको सारे ही पॉइंट्स ऐसे ही पॉइंट वाइज हेडिंग बना के लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप पैराग्राफ लिख दो, पैराग्राफ लिखने की गलती मत करना। ओके, सारे पॉइंट्स को हेडिंग वाइज ही लिखना। अब हम देखेंगे समवर्ती सूची के विषय के समवर्ती सूची के क्या क्या विषय होते हैं। समवर्ती सूची में वह विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसके उद्देश्य उन क्षेत्र में समान नीतियों और सहयोग सुनिश्चित करना है जो दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए अब देखिए, समवर्ती सूची में उन विषयों को रखा जाता है जो केंद्र और राज्य दोनों पर ही कानून बना सकते हैं, यानी केंद्र और राज्य दोनों ही इसमें कानून बना सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ दे रखे हैं, जैसे कि हमारी शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका होती है। केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाता है, जबकि राज्य इसे अपने क्षेत्रों में लागू करता है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सुधार भी कर सकता है। यानी केंद्र जो होता है वो नीति बनाता है और राज्य जो होता है उन्हें अप्लाई करने का कार्य करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें चेंजेस भी कर सकता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं वन और पर्यावरण संरक्षण के मामले में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र राष्ट्रीय नीति और दिशा निर्देश जारी करता है, जबकि राज्य अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उन्हें लागू करता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आर्थिक और सामाजिक योजनाएं। केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका आर्थिक और सामाजिक योजनाओं में होती है। केंद्र व्यापक राष्ट्रीय योजना बनाता है, जबकि राज्य अपने क्षेत्र के विकास के लिए योजना बनाता है। ठीक है, दोनों ही अपनी अपनी योजनाएं बनाते हैं और उन्हें सिचुएशन के अकॉर्डिंग लागू करते हैं। अब हम देखेंगे संघीय व्यवस्था की चुनौतियां और समाधान, यानी जो संघीय व्यवस्था होती है इसकी जो चुनौतियां और समाधान हैं वो क्या क्या है। भारतीय संघीय व्यवस्था में कई चुनौतियां भी सामने आती हैं। अब भारत में ही जो संघीय व्यवस्था है उसकी चुनौतियों को देख लेते हैं। पहला आप लिख सकते हैं केंद्रीय राज्य संबंधों में तनाव। कभी कभी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को लेकर तनाव हो सकता है। इसका समाधान संवाद और सहयोग के माध्यम से किया जा सकता है, यानी दोनों के बीच में टकराव देखने को मिल सकता है, तनाव देखने को मिल सकता है राज्य और केंद्र के बीच में। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं वित्तीय असंतुलन। राज्यों को पर्यावरण वित्तीय संसाधन न मिलने के कारण विकास कार्य में कठिनाइयां हो सकती हैं। इसके समाधान के लिए वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वित्तीय संसाधनों का वितरण किया जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं कानूनी विवाद। केंद्र और राज्य के अधिकार क्षेत्रों को लेकर कानूनी विवाद हो सकता है। इसका समाधान न्यायालय के माध्यम से किया जा सकता है, यानी अगर कोई भी कानूनी विवाद होता है तो उसका जो सल्यूशन है वो न्यायालय के माध्यम से किया जा सकता है। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष कि आप इसका निष्कर्ष किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। संघवाद एक महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था है जो सत्ता के विकेंद्रीकरण के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं और हितों को संतुलित करता है। भारत में संघीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन किया जाता है, जो देश की विविधताओं और व्यापकता को ध्यान में रखते हुए संतुलन बनाए रखता है। संघीय व्यवस्था के माध्यम से भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण सुनिश्चित होता है, जिससे विकास और लोकतंत्र की मजबूती होती है। यानी हम कह सकते हैं जो संघीय व्यवस्था है वो शासन को बढ़ाने और लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य करती है, क्योंकि इसमें जो केंद्रीय व्यवस्था होती है या ये कहें केंद्र जो होता है उसकी जो शक्तियां होती है वो कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो तानाशाह वाली सिचुएशन होती है वो नहीं क्रिएट होती। इसीलिए जो संघीय व्यवस्था है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे देश के लिए। ठीक है, आई होप आपको पूरा ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और यहाँ जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे कवर हो गए हैं। एंड फॉर मोर वीडियोज आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आप हमारी इंस्टाग्राम ID को चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारे ब्लॉगर अकाउंट के साथ जुड़ सकते हैं एंड आप हमारे यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, इस बात की तो उम्मीद है। एंड मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत सारे फीचर्स देख सकते हैं। यहाँ आप इजीली अपनी सोल की बुक्स भी देख पाएंगे और जो हमारे द्वारा नोट्स पढ़ाए जाते हैं वो भी आप देख सकते हैं, उनसे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और हमारी वीडियोस को भी ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। और ये सारे ही फीचर्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे, जो कि बहुत बेनिफिट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आप इसे डाउनलोड करना मत भूलना अपनी स्टडी के लिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।